बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 1 मई है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, आज इमरान खान को जेल के अंदर नाहक कैद में 1000 दिन पूरे हो गए। आपको बाज़ाहिर लगेगा कि शायद ये नंबर्स हैं, ये दिन हैं, घंटे हैं, हफ्ते हैं, महीने हैं, लेकिन दोस्तों ये 1000 दिन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के खिलाफ मज़ामत की एक सुनहरी तारीख है। इमरान खान ने इन 1000 दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर दिया कि वो दोबारा से अपनी ट्रेनिंग करें, जमहूरियत को बलडोज करने की, पाकिस्तान में फस्तायत का निज़ाम कायम करने की, और जिन लोगों के साथ वो डीलें करवा करके इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करते रहे, आपको दोबारा पढ़ना पड़ा। यानी 1000 दिनों में इमरान खान ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पढ़ने डाल दिया। पाकिस्तान की हुकूमत बहुत आसानी से इमरान खान को मिल सकती थी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान की ये जो प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट है ना, इन 1000 दिनों में आपको दोबारा से ट्रेनिंग पे नजर आई। इनका यह ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ की तरह इमरान खान भी झुक जाएगा, इनकार कर देगा, इकरार करेगा, फिर इनकार करेगा, लेकिन आखिरकार इकरार करके पाकिस्तान में हमारे लिए काम करेगा, हमारी कुर्सी पर बैठेगा और हमारी एक एक्सटेंशन बनकर, एक प्रॉक्सी बनकर पाकिस्तान में आवाम के लिए जो हम कहेंगे वो करेगा। नवाज शरीफ इमरान खान नहीं बन सका, ना ही आसिफ अली जरदारी इमरान खान बन सके। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी, ख्वाहिश थी कि शायद इमरान खान भी उसी मिट्टी का बना हुआ है जिस मिट्टी का हाउस ऑफ शरीफ और जरदारी ख़ानदान है, भुट्टो ख़ानदान है, और इसी तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके और अपने इस उसूली मौक़िफ़ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की साजिश की नज़र कर देंगे, कुर्बान कर देंगे। लेकिन इमरान खान ने इन 1000 दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऐसा सबक पढ़ाया कि 78 बरसों का जो सबक इन्हें याद था, जो इनकी ट्रेनिंग थी जमहूरियत को कुचलने की, फस्तायत को लाने की और अपने एक निज़ाम को कायम करने की, आपको दोबारा से सब कुछ करना पड़ गया। मैं आपके सामने ना कुछ एग्जाम्पल्स रख देता हूं कि इन 1000 दिनों में हुआ क्या। इन 1000 दिनों में इमरान खान को झुकाने के लिए आपने पाकिस्तान की पार्लियामान को मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इमरान खान के खिलाफ 300 से ज़ायद मुकदमात इसलिए बनाए गए कि जिन मुकदमात के ऊपर आप इमरान खान को जेल में रखना चाहते थे, इनमें कुछ ऐसा नहीं था कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान की सज़ाओं को तूल दे सकते। अगर एक केस होता, आप ज़रा तसव्वुर करें, तो ये बहुत आसान था कि इमरान खान के खिलाफ जल्दी फैसले आते और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो प्लानिंग कर रही थी ये फौरी तौर पर सिफर हो जाती। इसलिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 300 से ज़ायद मुकदमात इमरान खान के खिलाफ बनाए गए कि अगर एक से बचेगा दूसरे में पकड़ेंगे, दूसरे से बचेगा तीसरा तैयार होगा, तीसरे से जान छूटेगी तो फिर बहुत सारे मुकदमात हैं जहां पर हम इमरान खान को रोक सकते हैं। दोस्तों, एक कदम मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। जब इस महाज के ऊपर भी इमरान खान को ये कंट्रोल नहीं कर सके और खान साहब के जो मुकदमात थे वो दुनिया के सामने आ गए, तो उन्होंने एक और काम ये किया कि इन मुकदमात की समाअत को बंद कमरों में मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आपको ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी जहां पर मीडिया को बैन किया जाता है, जहां पर सहाफ़ियों को बैन कर दिया जाता है, जहां पर इंटरनेशनल मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता और जज साहब जो हैं वो लिखे लिखाए फैसले सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं और पढ़ने के बाद वो भाग जाते हैं। फिर दूसरा काम इन्होंने ये किया कि इमरान खान की अदालती महाज पर मुकम्मल जो है वो गिरफ्त है, यानी केसेस के अंदर ऐसा कुछ नहीं बल्कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। तो इन्होंने एक और काम ये किया कि जब ये अपीलें और सज़ाएं ट्रायल कोर्ट की आला अदलिया के पास जाएंगी तो हम दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे, नंगे हो जाएंगे, तो हम क्या करें। इन्होंने एक और काम ये किया कि इमरान खान को अपीलेट ट्रिब्यूनल जितने भी थे यहाँ पर अपने मर्जी के जजेस लाकर इंस्टॉल कर दिए और उसके लिए काम जो ज़रूरी था करना कि आइन के अंदर तरमीम कर दी, और ये तमाम काम स्टेप बाय स्टेप होता गया। जब अदालतें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और अदालती महाज मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो एक नई चाल चली, और वो चाल ये थी कि जिन लोगों को नवाजा गया उनके ज़रिए इमरान खान की सज़ा को मंतकी इंजाम तक ले जाया जाएगा। दोस्तों, जो तीसरा काम पाकिस्तान के अंदर हुआ, इमरान खान के पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इमरान खान के लोगों को, इमरान खान के जो वर्कर्स थे उनके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए,
खानदान वालों को उठाया गया और फिर पार्टी को तोड़ा गया, लोगों को निकाल निकाल कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई। या तो 9 मई के केसेस में तुम्हारा नाम जाएगा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मरता क्या ना करता, पाकिस्तान के अंदर लोगों ने अपनी जान छोड़ाई और इमरान खान का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन वो भूल गए कि इमरान खान कैद में ज़रूर है लेकिन वो आज़ाद है और तुम आज़ाद होकर भी सब के सब कैद में हो। पाकिस्तान में जमात तोड़ने की कोशिश तो ज़रूर होती है, लेकिन ये जमात तोड़ नहीं सके। एक नई जमात बना दी गई, उस जमात को पाकिस्तान की अवाम ने रद्द कर दिया। और जो इनकलाब पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 की रात को आया और पूरी दुनिया ने देखा, एक ऐसी तैयारी थी जिसमें जर्नैल, जिसमें सेक्टर कमांडर्स, जिसमें पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, सब मिल गए, लेकिन अवाम ने इस पूरी साजिश को एक ही झटके में नाकाम बना दिया। अब जिन्होंने ये प्लान बनाया हुआ था उनकी लगती हैं धोड़ें, और उनको अब फिक्र पड़ गई कि यार जो हम प्लान बनाकर और जो लंदन प्लान बनाया, जिस तरह से नवाज शरीफ को हम लेकर आए, हमने इंस्टॉल करने की तैयारी कर ली और पाकिस्तान में जमहूरियत का एक दफ़ा दोबारा से जो नारा बुलंद किया जाएगा, हमारा प्लान तो पाकिस्तान की आवाम ने यानी जमहूर ने, और जो हमारा गरूर था, इसे तोड़ दिया। तो अब हम क्या करें? तो फिर बात होती है फॉर्म 47 की, और पाकिस्तान में फॉर्म 47 के ज़रिए एक हुकूमत के ऊपर आपने एक प्रॉक्सी हुकूमत को पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया। तो दोस्तों, ये मराहिल थे जमहूरियत को कॉम्प्रोमाइज़ करने के। अब बारी आती है कि जब जुल्म बढ़ गया, मीनवाइल कुछ प्रॉक्सीज को लॉन्च करके जेल के अंदर इमरान खान के सामने बिठाया जाता है, डील की बातें शुरू हो जाती हैं कि जरा चेक तो करें कि इन 1000 दिनों के अंदर इमरान खान टूटा, इमरान खान को हम कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर सकते हैं, इमरान खान किसी की तो बात मानेगा। इंटरनेशनल प्रेशर्स, आपके डोमेस्टिक प्रेशर्स, सारे इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। दोस्तों, जब इनका दिल इस तरह भी नहीं भरा और इमरान खान की ये ज़ात के पीछे पड़ गए, तो इन्होंने इमरान खान को इखलाकी तौर पर चैलेंज किया। उनके खिलाफ इद्दत में निकाह का केस और फिर दीगर मकरू केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए गए कि चलो अगर ऐसे नहीं तो कम अज़ कम हम इमरान खान को पाकिस्तान में और दुनिया भर में रुस्वा करेंगे, लेकिन कौम ने इसे भी रद्द कर दिया। दोस्तों, अब बारी आती है पाकिस्तान में अदालतों की। अदालतों से जब इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल सका तो खान साहब ने 3 दफ़ा अली मीन गंडापुर के ज़रिए मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया और फिर प्रॉक्सीज को लॉन्च करके इन प्रॉक्सीज के ज़रिए इस तहरीक को कुचल दिया गया। पाकिस्तान में वर्कर कुर्बानी देता है, लेकिन अली मीन गंडापुर जैसे लोग जो हैं वो झंडे वाली गाड़ी में बैठकर इमरान खान का नाम तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन इनका एजेंडा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट था। जब इस महाज के ऊपर भी नाकामी हुई तो इन लोगों ने इमरान खान के ख़ानदान पर हमला किया, ख़ानदान को कॉम्प्रोमाइज़ किया। और फिर जब इससे भी दिल नहीं भरा तो अलीमा खान के अलावा अलीमा खान के बच्चों के ऊपर हमला होता है, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। अगर यहाँ पर भी इनको कामयाबी नहीं हुई तो फिर उन्होंने एक और काम किया, और वो काम ये था कि बुशरा बीबी को इंतकाम के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया। दोस्तों, मैं इससे पहले भी ये जो मैंने इतनी पूरी लंबी तमहीद बांधी आप तमाम दोस्तों के लिए समझाने के लिए कि 1000 दिनों में इन्होंने हर हथकंडा इस्तेमाल किया, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए। आखिरी हथकंडा ये इस्तेमाल ये कर रहे हैं जो खान साहब की कल गुफ्तगू हुई, जिसे रिपोर्ट किया है सलमान सफदर ने और हवाला दिया कि मैं तो मर्द हूँ, मैं इस सज़ा को झेल लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन जो बुशरा बीबी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं ये मुझे तोड़ना चाहते हैं। और बुशरा बीबी के साथ दोस्तों इस वक्त जुल्म हो रहा है, और आप अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर आवाज़ उठाइएगा। और इन जालमों ने जब इन तमाम महाजों के ऊपर इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी तो इन्होंने फिर वही काम किया जो इससे पहले वो करते आए। वो काम क्या था कि एक दफ़ा फिर इमरान खान की ज़िंदगी के ऊपर हमला हुआ, और वो हमला अब कैसे हो रहा है। आपने वज़ीराबाद के अंदर तो एक शख्स को गोली चलाते हुए देखा, चूँकि मारने वाले से बचाने वाली ज़ात मेरे रब की बहुत बड़ी है। इमरान खान की ज़िंदगी लिखी हुई थी, वो बच गए। उनकी टांग पर ज़ख़म आता है, गोली लगती है, और उसके बाद अब एक केमिकल के ज़रिए, और जिस तरह से अलीमा खान ने इशारा दिया कि शायद उन्हें किसी किस्म का जहर दिया जा रहा है, ये इमरान खान की बनाई के पीछे पड़ गए हैं कि हमने इमरान खान को छोड़ना नहीं, हमने इमरान खान को रास्ते से हटाना है। पाकिस्तान में इमरान खान की ज़ात के हवाले से सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि इन्हें आप एक एक्सेस दें डॉक्टर्स का, उनका इलाज हो, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ताकतवर हल्के पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो मान नहीं रही, क्योंकि दोनों की बका अब इसी में है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। दोस्तों, ये जो 1000 जो आपके दिन हैं, असल में ये पाकिस्तान में जो लोग 78 वर्षों से करते आए, ये सबसे स्याह दौर है। इससे पहले लोगों को तख्तादार पे लटकाया गया, लेकिन इतना जुल्म
कि पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में इमरान खान के फॉलोअर्स, इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट करने वाले, इमरान खान के नाम को पाकिस्तान की सियासत के अंदर, सहाफ़त के अंदर जिन लोगों ने ज़िंदा रखा हुआ है और जो लोग दिन रात इमरान खान की खबरों को रिपोर्ट करते हैं, उनके ख़ानदान वालों ने भी कुर्बानियाँ दी। तो ये 1000 दिन सिर्फ इमरान खान का सिर्फ इम्तिहान नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी इम्तिहान है और ये इम्तिहान इस वक्त चल रहा है। खान साहब तो आज़ादी या मौत का नारा लगाकर जेल के अंदर अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान की जमहूरियत पर कुर्बान कर चुके, लेकिन असल इम्तिहान इन लोगों का है कि जब आपका ये 10 साल का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। दोस्तों, जो आया है उसने जाना है, और यही इस दुनिया का एक पुराना, अगर कहा जाए कि रिवाज है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो आता है वो चला जाता है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि वो ताहयात रहेंगे, ये उनके लिए पैगाम है कि इन 1000 दिनों के अंदर अगर इमरान खान नहीं झुका ना, तो वो 1000 साल भी नहीं झुकेगा और ना ही वो अपनी कौम को कभी झुकने देगा। आपने इमरान खान के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। पाकिस्तान के अंदर हालात अब ऐसे नहीं रहे कि जहाँ पर ये हुकूमत पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचे। कुछ लोग अपने ख़ानदानों के बारे में सोच रहे हैं, अपने बच्चों को पाकिस्तान में हमेशा के लिए उनकी हुकूमत कायम करने के लिए सोच रहे हैं। पाकिस्तान में IPP से लेकर रिफाइनरीज, शुगर मिल्स, गंदम माफिया, सब कुछ इनका है। पाकिस्तान की आवाम इनकी जागीर है और इस राया को जिसे अपनी ये जागीर समझते हैं, जिसे अपना शिकार समझते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम का शिकार कर रहे हैं। दोस्तों, आपने आज खान साहब के लिए दुआ करनी है कि बहुत जल्दी जुल्म की ये रात जो है, तारीक रात, ये ढले और आज़ादी का सूरज जो है वो तुलू हो और पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत आए। और दोस्तों, जावेद हाशमी साहब की एक स्टेटमेंट। जावेद हाशमी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा थे और ऐसे वक्त में ये इमरान खान के साथ इस काफ़िले में शामिल हुए जब लॉन्ग मार्च पहली मरतबा पाकिस्तान में खान साहब ने इसका आगाज़ किया और फिर कुछ नाराज़गी की बात भी, स्टेज छोड़ कर चले गए। लेकिन जावेद हाशमी साहब की पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए एक बड़ी स्ट्रगल है और इन्हें बागी का लक़ब भी दिया गया। आज उनकी एक स्टेटमेंट इमरान खान के हवाले से, जो मैंने लिखा ना कि हर दौर इमरान खान का। देखें, आपके दोस्त, आपके दुश्मन, आपके मुखालफीन जब आपके बारे में एक जैसी बातें करना शुरू कर देना और आपकी अज़मत को सलाम करें, तो इसका मतलब ये है कि आप में कुछ ऐसा ज़रूर है कि जो आपके मुखालफीन और आपके दुश्मन भी उसका बाकायदा तौर पे जो है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि मैं 63 साल से सियासत कर रहा हूँ, सियासत ही सीख रहा हूँ। इमरान खान पहला बंदा है जो उनके सामने खड़ा हो गया। 76 सालों में ये वाहिद बंदा है जो कहता है कि मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। ये अल्फाज या कायद-ए-आज़म ने कहे थे या आज इमरान खान कहता है, और इमरान खान ज़रूर कामयाब होगा। तो खान साहब के लिए लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान। देखें जी, ये तो बहुत छोटे ओहदे रह गए, बहुत छोटे नाम। आपको पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि खान साहब को इन नामों से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि खान साहब के लिए तो कायदे जमहूरियत का लक़ब जो है वो होना चाहिए, क्योंकि खान साहब जो जमहूरियत के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, ये अपने लिए नहीं दे रहे। इमरान खान ने कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनना है। और फिर जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि इमरान खान ने शायद वज़ीर-ए-आज़म बनना है इसलिए वो सब कुछ कोशिश कर रहा है, इस मुल्क के अंदर बहुत सारे वज़ीर-ए-आज़म बने, वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ही बने, कोई लीडर नहीं बन सका। और बहुत सारे आए इस मुल्क के अंदर। राजा रेंटल अल-मशहूर राजा रियाज साहब जो हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। यूसुफ़ गिलानी, बेनज़ीर, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का ख्वाब देख रहे थे। और बहुत सारे लोग आए और चले गए जो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन वो पाकिस्तान की आवाम के दिलों में घर नहीं कर सके, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए बन सके। तो खान साहब अगर बनना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते थे। जर्नलों के साथ मिलकर आप भी कोई रास्ता इख्तियार करें, जो रास्ता आज पाकिस्तान की हुकूमत ने इख्तियार किया है, लेकिन इमरान खान ने पहली मरतबा इनकार किया। देखें, ये जो हुकूमत पाकिस्तान की आवाम पर जुल्म कर रही है ना, एक जुल्म जी अब ये हुआ है कि दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम अपनी आवाम को सब्सिडी दे सकते थे, हमने ये काम नहीं किया। और ऐसे वक्त में जब तेल की प्राइसेस, आपने पुराने प्राइसेस के ऊपर तेल को ख़रीदा, लेकिन आपने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर लेवी और न जाने किस किस किस्म के टैक्सेस डालकर सिर्फ एक ख़ास किस्म के माफिया को आपने इसका फ़ायदा पहुँचाया। अब दोस्तों, खबर ये आ रही है और रात की तारीकी में एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफा हो गया, जिसके बारे में पाकिस्तान में पहले हुकूमत नवाज शरीफ के ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते थे कि अगर रात की तारीकी में तेल की कीमतें बढ़ाई जाएं तो समझ जाओ कि जो हुक्मरान हैं आपके चोर हैं। ये आपके अपने लोगों ने ये बातें कही और क्या कहा और क्या हुआ है।
₹19.39 फी लीटर तेल जी महंगा हो गया, हाई स्पीड डीजल, और नई कीमत ₹399.58 है। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51 इजाफे के बाद ₹399.86 फी लीटर तक पहुंच गया, यानी ₹400 हो गया जी। और सिर्फ ये इजाफा नहीं, एक सिलसिला है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा, और पिछले सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में कम से कम 4 बड़े इजाफे जो हैं वो किए गए, और ₹55 फी लीटर इजाफा अप्रैल के आगाज में, और एक और बड़ा इजाफा तकरीबन 20% हुआ। और फिर एक वक्त वो था जब पेट्रोल की कीमत में ₹458 यानी इसका रेट था, और फिर चंद हफ्तों में ₹137 का इजाफा। और दोस्तों, अगर आप फरवरी के आखिर में कीमत को देखें तो आपको पता चलता है कि ये 250 से 260 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, यानी आज तक 100 से ₹120 फी लीटर का इजाफा पाकिस्तान की इस मौजूदा हुकूमत ने जो किया। पिछले 60 दिनों में जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो $90 से 120 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है, यानी 30 से 40% इसके अंदर भी इजाफा हुआ। ये भी एक बुनियादी एक रीज़न है पाकिस्तान के अंदर इस इजाफे की। लेकिन दोस्तों, सवाल अब ये है कि अगर दुनिया में 30% इजाफा हुआ तो पाकिस्तान में 100% तक इसके अंदर इजाफा कैसे हो जाता है। अब दुनिया में एक कंपैरेटिव एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर देता हूं कि क्या चल रहा है। यूरोप में जी एनर्जी लागत बढ़ी है, लेकिन तकरीबन 20%। अमेरिका में 25 से 30% इसमें इजाफा हुआ। भारत में वहाँ हुकूमत ने टैक्स एडजस्ट करके कीमत रोक ली है। और फिर पाकिस्तान में क्यों तूफान आया, क्योंकि हमारे लोग जो हैं इन्होंने एक तरीका बना लिया है कि भाई टैक्स पाकिस्तान का गरीब तबका देगा, तनख्वाहदार तबका देगा, और इससे ये अपने हुकूमत को चलाएंगे। पाकिस्तान में सरमायादार इतना टैक्स नहीं देता जितना गरीब टैक्स दे रहा है, तनख्वाहदार तबका जो है टैक्स दे रहा है, क्योंकि उसको तनख्वाह मिलनी है, टैक्स कट के तनख्वाह मिलेगी। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो आम आदमी के ऊपर जुल्म कर रही है। फिर अब एक और इसमें स्टेप मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, ईरान से सस्ता तेल हम क्यों नहीं लेते। देखें, एक जंग पाकिस्तान इसमें एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है ना, तो हम अमेरिका को कह देते कि यार ज़रा हमें भी थोड़ा सा तेल जो है अमेरिका से ईरान से ले लेने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी, हम आपके लिए सालिसी कर रहे हैं, तो कम से कम तजारत के रास्ते खोलने दें, हम गैस पाइपलाइन जो है वो बिछा लें, इससे पाकिस्तान की आवाम का भला होता है। लेकिन जब आपकी प्रायोरिटीज़, आपका अपना इक़्तिदार हो जाए, आपकी अपनी एक्सटेंशन हो जाए, आपका अपना 10 साल का दौरे हुकूमत हो जाए, तो फिर नतीजा इसी किस्म का निकलता है। दोस्तों, ये जो पिछले 3 बरस और 1000 जो दिन गुजरे हैं, ये पाकिस्तान में फस्तायत, इन्होंने पूरे निज़ाम को ओवरहॉल किया। खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था, और जनरल फैज़ हमीद साहब का शायद ये प्लान हो, वो बेहतर अंदाज में इसके ऊपर लबकुशाई कर सकते हैं जब उनको मौका मिलेगा, या फिर जब वो पाकिस्तान में कभी मंजर-ए-आम पर आए तो उनसे ज़रूर सवाल करेंगे कि ये इनका 10 साल का प्लान था। लेकिन जब आप हार्ड एविडेंस इनसे मांगते हैं तो ये आपको एविडेंस नहीं देते, बल्कि सिर्फ आपको ज़ुबानी जमा खर्च जो है वो करते हुए नजर आते हैं। इसमें एक पूरी सीरीज़ है जो एक बयानिया बनाया गया, जिसमें नंबर 1 आपके खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो गायब हैं जी, आज तक वो हमें नज़र नहीं आए। उनका ये बयानिया था, तलत हुसैन के प्रोग्राम में बैठकर कहा कि 10 साल का मनसूबा बनाकर बैठे थे ख्वाजा साद रफ़ीक, इसके अलावा राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सब लोगों ने मिलकर ये एक तासुर देने की कोशिश की कि इमरान खान 10 साल का निज़ाम बनाकर बैठे थे। भाईजान, आज जो कुछ हुआ है, तालिबान कॉम्प्रोमाइज़, पाकिस्तान की अदालतें मुकम्मल तौर पर निज़ाम, आपने जुडिशल सिस्टम ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ आपके हाथ में है, और हर बंदे ने अपनी एक छोटी छोटी रियासत बना ली। अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, जब आप चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर लें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है हर महाज को। तो आज जो प्लान बनाया है ये कितने सालों का है, तो ये इसका जो एक नतीजा निकला, यानी माइक्रो लेवल पर वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है, और आवाम इससे जो इसको बर्दाश्त कर रही है। अब ईरान से हम तेल ले सकते हैं, लेकिन जब आप अमेरिका को एब्सोल्युटली यस कहेंगे ना, तो फिर नतीजा ये निकलता है। हम चाहते तो ईरान से सस्ता तेल ले सकते थे। कितना फ़ायदा आपको होगा कि आप एक डायरेक्ट पाइपलाइन पाकिस्तान ईरान के साथ जो है कोई इस सिस्टम बना ले कि डायरेक्ट रिफाइनरीज को ये तेल जो है पहुँचना शुरू हो जाए, क्रूड ऑयल। आपकी इस मुल्क की मईशत जो है वो एकदम से खड़ी हो जाएगी। लेकिन चूंकि हमारी टर्म्स अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ मिली हुई हैं, तो हम उन टर्म्स के ऊपर काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका ने हमें हमेशा इस्तेमाल किया, और आज भी हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर हम इक्तिसादी पाबंदियाँ ईरान के ऊपर ना होती तो आज हम फ़ायदा उठा रहे होते। अब इसमें ना एक और भी चीज़ है, सिर्फ एब्सोल्युटली यस का मामला या एब्सोल्युटली नो का मामला नहीं है। देखिए, जब इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना तो वो डॉलर में होगी, ठीक है, और फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं, आप फिर तेल जो है वो
जब आपने पैसे देने, अपने डॉलर्स में पैसे देने, और वो इंटरनेशनल बैंकिंग सेटअप में, और ख़ास तौर पे वो आईएमएफ जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक हिटमैन बैठा हुआ है, जिसकी मर्जी से हमारी बिजली के जो फी यूनिट कीमत का भी फैसला होता है, तो उनको ये चेक करना तो बहुत आसान था। हमने अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हमने अपना जुडिशल सिस्टम, हमने अपनी जो फौज है, अपना सारे का सारा जो दफाई निज़ाम, सब कुछ तो उनके इस वक्त एक तरह से रीच में है। तो हम ये काम छुप के भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो ईरानी तेल जो है वो स्मगल होता है। आप हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल्स को अक्सर वीडियोस में देखते हैं। वो क्यों ऐसा सब होता है? क्योंकि पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि यार तेल अगर सस्ता आ रहा है तो हम इसको आने दें। लेकिन होता पता क्या है, ये तेल सस्ता या तो आप अपने मुल्क के अंदर इसकी कंजप्शन यहीं पे होती है, लेकिन जो डॉलर माफिया है, जो तेल माफिया है, वो इससे पैसा बनाता है। ईरानी तेल सस्ता होता है, लेकिन इसके बावजूद ये जो एक तरह से ट्रेड हो रही है, चूँकि बुक्स के अंदर नहीं होती, इंटरनेशनल इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, सिर्फ इसे स्मगलिंग का तेल कहा जाता है, तो माफियाज इससे पैसा बना रहे हैं। उनको मालूम है कि यार ये जंग लगी रहेगी, ईरान के ऊपर पाबंदियाँ होंगी, इनका सस्ता तेल हम खरीदेंगे और हम डॉलर बनाएंगे, हम पैसा कमाएंगे, और कुछ मखसूस शख्सियात की जेबों में ये सारा पैसा जाता है। तो अगर पाकिस्तान ये कोशिश करता तो यकीनन इसका फ़ायदा पूरे मुल्क को हो सकता था, लेकिन अब भी कुछ मखसूस शख्सियात जो हैं वो तेल की स्मगलिंग से फ़ायदा उठा रही हैं। और सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, अब इनका तेल पाकिस्तान ख़रीद रहा है, चूँकि ये आपको एक उस सिस्टम के अंदर नज़र आएंगे जो एक इंटरनेशनल सिस्टम का या उस निज़ाम का हिस्सा है जिसे अमेरिका एक्सेप्ट करता है। और फिर आपको ये खबर दें कि इकरार के साथ जुमलाबाजी करने वाले एफआई एहलकार को मुअत्तल किए जाने की इतलात सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई। और इन इतलात में जो क्लेम किया गया कि हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ियों की जानिब से दावा है कि सहाफ़ी मोहम्मद उबैर के मुताबिक एफआई के ज़राए के मुताबिक जो रिपोर्ट हुआ कि एयरपोर्ट पर पेश आने वाले मुबैना वाक़ई की इंक्वायरी जारी है, ताहाल किसी ने कोई सबूत जो है वो नहीं दिया। अब ये जो दोस्त जिनके ख़िलाफ़ ये क्लेम किया जा रहा है कि कोई इंक्वायरी हो रही है और कोई मामला चल रहे हैं, और इनके बारे में एक दावा किया गया कि उनको शायद मुअत्तल कर दिया गया है और किसी किस्म के सबूत नहीं दिए गए। कुछ लोगों ने फिर इसके ऊपर इंक्वायरी की, तो फिर मोहसिन इफ्तिखार चीमा इनका जी नाम है, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने इनके लिए दुआ करनी है, ये ज़ेरे अताब ना आए, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, जिस तरह अज़मा बुखारी ने भी कहा था कि कोई शख्स अगर वर्दी में है तो उसकी जुर्रत कैसे हुई कि वो जुमलेबाजी करे। तो सबूत भी तो देने पड़ेंगे ना। जब आप लोगों से सबूत मांगते हैं, आप दुनिया की अदालतों में केसेस करते हैं सबूतों की बुनियाद के ऊपर, तो फिर सबूत भी देने पड़ेंगे कि क्या कहा, किसने कहा। किसी की ज़ुबान के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। अगर वो आपको प्यारा है, आंख का तारा है, राज दुलारा है, तो यकीनन यहाँ पर सबूत देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई आपको प्यारा हो और इमरान खान का नाम आग जाए, तो आपने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है जो इमरान खान का नाम लेते हैं। दोस्तों, यही तो डिवीज़न हुई पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ ये एक जमात का मामला नहीं है, बल्कि उन तमाम मैंडेट जिस पाकिस्तान की आवाम ने इन खम्भों को दिया, ये उसका मामला भी है। ये सिर्फ एक लीडर का मामला नहीं, बल्कि उस लीडर को जिस पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया, ये उस आवाम का मामला भी है। तो यहाँ पर ऐसे वाक़यात को बतौर एग्जाम्पल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो चीमा साहब ने बता दीजिए कि सोशल मीडिया की किसी भी किस्म की अफवाहों पे कोई सदाकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूटी की तरफ से कोई भी मुझे परेशानी नहीं है और मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। इसमें सुराब बरकत ने भी इस खबर को चेक किया और वो ये बताते हैं कि ज़राए के मुताबिक ये खबर दुरुस्त नहीं, बल्कि इदारे के अंदर इस अफसर के साथ हमदर्दी में इजाफा हुआ और उनके तहम्मुल की तारीफ़ की गई। और ऑब्वियसली अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, और वाकई उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल इसी तरह इनके साथ कुछ होगा, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन दोस्तों यकीनन कोई सबूत देना पड़ेगा। और अगर कोई सबूत नहीं दे पाता तो इसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको ये खबर भी दे दूं, और ये डेवलपिंग स्टोरी है, और बताया जाता है कि ईरान के ऊपर कुछ ड्रोन जो हैं उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, और तफसीलात के मुताबिक द एयर डिफेंस साउंड्स हर्ज इन द पार्ट्स ऑफ तेहरान। ईरानी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम से हरकत में आया और उन्होंने इंटरसेप्ट किया है कुछ ड्रोन्स को। और तस्नीम जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है वो भी इस हवाले से ऐसी खबर दे रही है, ईरान एयर डिफेंस एक्टिविटी रिलेटेड टू एंगेजिंग स्मॉल एयरक्राफ्ट ड्रोन्स
और ये ईरान के ऊपर एक तरह से हमला किया गया। देखें, इसी तरह हमले का आगाज़ किया जाता है और जो अब तक की इतलात हैं, ईरान ने अपने दिफाई सिस्टम को एंगेज किया। अब ये हमला कहाँ से हुआ, इसकी यकीनन जो है वो तहकीक की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चल जाएगा कुछ घंटों में कि ये किस तरफ से ड्रोन हमला किया गया। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू है उससे पता ही चलता है कि वो किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। मैं आपको, ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ पाकिस्तान में तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 4:30 का वक्त हो चुका है और अगले कुछ ही मेरा ख्याल है कि वक्त में ये वीडियो आपके सामने होगी। और उस वक्त ये डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी सदर ने जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमला शुरू करने का इशारा दे दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुमकिना तौर पर जंगबंदी के खात्मे से मुतल्लिक सवाल पर जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और ईरान मुआहदा करने के लिए बेताब है। सदर ट्रंप बोले, ईरानी क़यादत के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल एक बड़ा मसला है क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि वहाँ असल लीडर कौन है। मेरा ख्याल है आपको नहीं मालूम, ईरानी अवाम को मालूम है जिनका वो लीडर है और जिसके पीछे उन्होंने चलना है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा गया कि ईरान को फुटबॉल वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। अमेरिकी सदर ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र किया और कहा कि मैंने 8 जंगें रुकवाई और पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल थी और 11 त्यारे उनके गिर चुके हैं। तो उन्होंने तादाद जो है एक दफ़ा फिर बढ़ा दी है। दोस्तों, अब ये होगा क्या, यकीनन ईरान के मामले में अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा है ना, ये मैं आपको मुतादिद दफ़ा बता चुका हूँ। अब ये करेंगे क्या, और देखें ये जो आज की खबर है ना, मेरी पिछली खबरों की और असेसमेंट की एक तरह से तस्दीक है। वो तस्दीक ये थी, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका जाते जाते ज़रूर एक हमला करेगा और अब ये बतौर ऑप्शन देखा जा रहा है और अमेरिका के हाथ कुछ नहीं है। आपको याद करना चाहिए पहला हफ्ता डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइज़र्स थे ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि जीत का ऐलान करो और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हम इस जंग से नहीं निकल सकेंगे, जीत का ऐलान कर दो अभी और निकल जाओ, इज्जत रह जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप माना नहीं। 60 दिन आज हो गए इस जंग को, बीच में 2 हफ्ते से रुकी भी हुई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को आपने हुर्मुज़ के महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा। यूरेनियम जो रेड लाइन थी अमेरिका की, ये रेड लाइन जिनकी है उन्होंने इसकी हिफाजत शुरू कर दी है। ये पाकिस्तान में पीटीआई के जो कायदीन है उनकी तरह नहीं है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और आपने उसे खुले लाइन में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद होलिस्टिक प्रोग्राम, जिसको वो चाहते थे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर बात की जाए, वो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आपको उस जो मेन्यू है उसमें नज़र नहीं आ रहा। तो हर महाज के ऊपर तो डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो हार का सामना करना पड़ा। और फिर याद रखिएगा, जंगें क्यों लड़ी जाती हैं? जंगें कौमों को अजीम बनाने के लिए लड़ी जाती हैं? नहीं, जंगें आपके जो तोसी के प्रोग्राम है उसके लिए लड़ी जाती हैं कि हमने रियासत को बड़ा करना, यही प्रोग्राम होता है ना। अमेरिका के मामले में रियासत को बड़ा करना मामला नहीं है, यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना भी बड़ा मामला नहीं है। ये जंगें इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि इनकी प्राइवेट जो वॉर प्रोडक्शन की इंडस्ट्रीज़ हैं इनको चलता रखा जाए और वो चलेंगी तो डॉलर बनाए जाएंगे। अमेरिका ने हर 10 साल के बाद एक जंग लड़नी होती है। अब ये ना नंबर्स कम हो रहे हैं, ये दिन पीछे को आ रहे हैं, यानी 10 साल की बजाय 5 साल में आपको अमेरिका एक जंग करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जंग होगी तो दुनिया में असलहा बिकेगा, लोगों को अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी हासिल करने की ये दौड़ में अपने आप को वो शामिल करेंगे। जब पाकिस्तान भारत की जंग हुई ना, तो दुनिया को ये ख्याल आया कि यार राफेल हमारे पास भी होने चाहिए। बाज़ ने कहा कि डील्स कैंसिल कर दो, बाज़ ने कहा कि JF थंडर त्यारे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई कि हमें अपने दिफा को मजबूत करना है। पाकिस्तान की जंग ने दुनिया की जो सोच थी उसे तब्दील करके रख दिया कि दिफा यार ऐसे भी होता है। ये जो मिसाइल है, फौजें उतारना किसी मुल्क में ज़रूरी नहीं होता, हम बाहर रहकर भी हमले कर सकते हैं और पाकिस्तान ने करके दिखाया। और दुनिया में जिस की फैक्ट्री थी, आज देख लें कि चाइनीज़ जो हैं वो दोनों हाथों से डॉलर समेट रहे हैं। तो ये जंगें अमेरिकन जो हैं उन्हें इसलिए इसका आगाज़ करते हैं ताकि इनकी वॉर फैक्ट्रीज जो चलती रहें। इनको अपने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर भी सियासत को नुकसान पहुंचा, घर में भी नुकसान पहुंचा। मिड टर्म इलेक्शन जो जीतने के लिए वॉर ट्रॉफी लेकर अपनी आवाम को दिखाने के लिए आए थे, वो भी आप हासिल नहीं कर सके और इस महाज पे आपको जो है वो मुंह की खानी पड़ी। तो अमेरिका हार रहा है, अमेरिका तस्लीम ना करे ये अलग मामला है, लेकिन अमेरिका की दोस्तों हार जो है वो जारी है। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ,
और ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात से फ़ौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि नताइज आपको मिल जाएंगे तो ये शायद इतना आसान नहीं होगा। मैं आपको एक ख़बर ये भी दे दूँ, और बड़ी तकलीफ दे खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए होगी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स ने $2.8 अरब के अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को तबाह किया। अमरीकी थिंक टैंक की जी रिपोर्ट आ गई है, और वाशिंगटन DC में कायम थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान जंग में अरबों डॉलर मालियत का अमरीकी फ़ौजी साजो सामान तबाह हुआ। थिंक टैंक के मुताबिक ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने $2.8 अरब के अमरीकी फ़ौजी साजो सामान को तबाह किया। अरब मीडिया के मुताबिक 28 फरवरी से जंग के आगाज़ के बाद अब तक अमरीकी फ़ौज के नुकसान पर यह सबसे पहला तफसीली तखमीना है। तहम इस तखमीने में खित्ते में अमरीकी अड्डों और या बहरी असासों को होने वाले नुकसानात जो हैं वो शामिल नहीं हैं। तो अमरीका हार रहा है, और अमरीका हार चुका है, और अमरीका मज़ीद इस हार से बचने के लिए कोशिशें कर रहा है। आखिर में मैं आपको ये खबर भी दे दूँ जाते जाते कि आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त बहाल करने के लिए अमरीका अब एक नया प्लान बना रहा है। और दोस्तों, इससे पहले बरतानिया ने ये प्लान बनाया, और बरतानिया की कोशिश थी कि 30 ममालिक के ज़रिए एक इत्तेहाद बनाया जाए जो माइनस अमरीका काम करेगा। आपने हुर्मुज़ के ऊपर सफारती महाज के ऊपर अगर फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो उसे भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब अमेरिका की भी एंट्री हो रही है, और एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि इनको पता लग गया है कि यार डॉलर हमारे हाथ से निकल जाएगा। आपने हुर्मुज़ यूएई ने इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना जो तेल है उसको लाने का एक नया फ़ैसला किया, और वो एग्ज़िट कर गए हैं उस इत्तेहाद से जो कई सालों से कायम था। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस इलाके के और दुनिया की हर इम्पोर्टेंट आबी गुज़रगाह का चौधरी हम कैसे अपने आप को जो है वो इस ओहदे पर कायम रख सकते हैं। तो ये इस वक्त काम हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।